देखिए, आजकल मामला बहुत चर्चा में है कि जस्टिस वर्मा जिनके पैसे मिले उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। और मजेदारी ये है कि ये मांग आम जनता कर रही हो फेसबुक पे, तब तो ठीक भी लगता है। यही मांग कानून जानने वाले लोग कर रहे हैं। कानून जानने वाले मीनिंग दर जो दावा करते हैं कि हम कानून जानते हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं। जबकि स्थिति ये कि सुप्रीम कोर्ट इसका अधीनस्थ उच्च न्यायालय है ही नहीं। आपको हमने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की अधीनस्थता 2-3 बातों से देखी जाती है। सबसे पहले, क्या कोई व्यक्ति जो जिसका अधीनस्थ समझा जा रहा है वो उसके द्वारा नियुक्त है। अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा नियुक्त, तो पहली बात खड़ी हो जाती है, या यूं कहें कि पहला मापदंड संतुष्ट हो जाता है कि वो उसका अधीनस्थ हो सकता है। दूसरा, उसका काम क्या संबंधित व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन संपन्न होगा। क्या संबंधित व्यक्ति उसे यह बता सकता है कि तुम किस ढंग से काम करो, और क्या संबंधित व्यक्ति के कार्य करने के तरीके पर वो किसी ढंग का नियंत्रण यह स्थापित कर सकता है। यह बिल्कुल अलग बात है कि उसने जो कुछ डिसाइड किया या जो उसने काम किया उसका वो काम ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ, इसको बता देने का हक किसी को प्राप्त है। ये अलग बात है। लेकिन काम करने के ढंग पर नियंत्रण होना, ये बिल्कुल अलग बात है। क्या नियुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा जिसने उसे नियुक्त किया है ट्रांसफर कर सकता है उसका? क्या उसे सस्पेंड कर सकता है? क्या उसे अपने पद से हटा सकता है? क्या उसके वेतन, छुट्टी, पेंशन, इस पर नियंत्रण है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हां में है तो यह माना जाएगा कि अमुक व्यक्ति उस व्यक्ति के नियंत्रण में है जिसने उसे नियुक्त किया है। तो इन सारे सवालों को आप एक एक करके परीक्षित करते जाइए, तो आप ये पाएंगे कि इनमें से एक भी काम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय में नियुक्ति, इसके लिए न्यायाधीश के नाम की सिफारिश यह कर सकता है कौन? कॉलेजियम। वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं। यह अलग बात है कि कॉलेजियम में जो जजेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होते हैं। यह बिल्कुल अलग बात है। लेकिन कॉलेजियम, इसका अलग एग्जिस्टेंस है और सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कॉलेजियम की बात की प्राधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के समान नहीं है, और न ही ऐसा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी नहीं कहा गया। उसमें भी यह नहीं कहा। यह कहा सिर्फ कि अगर सरकार की राय और कॉलेजियम की राय, ठीक है ना, यानी चीफ जस्टिस की राय, इसमें अगर विरोध है तो सरकार को कारण बताने होंगे कि वो कॉलेजियम की राय के विरोध में क्यों है। और अगर सरकार द्वारा जो कारण बताए जाएंगे वो ठीक है तो कॉलेजियम को अपनी राय विड्रॉ करनी पड़ेगी। जबकि अगर कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी कोई राय
या अपना कोई डिसीजन विड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा है। इससे साबित हो जाता है कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दोनों अलग अलग निकाय हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन है, कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन नहीं है। कॉलेजियम सिर्फ एक सलाहकारी निकाय है जिसकी सलाह को कितनी भी वरीयता दे दी जाए, किंतु इसे वो प्राधिकारिता कभी नहीं मिल सकती जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिलती है। ठीक है ना। इसलिए कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट, ये इसे एक समझने की भूल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और कॉलेजियम सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकता है अपॉइंटमेंट के संबंध में। उसके द्वारा रिकमेंड व्यक्ति 99% नियुक्त हो जाएगा, इसकी संभावना है। लेकिन कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश कर देने पर भी वो नियुक्त होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है ना। ऐसे मसले आए हैं पीडी दिनकरन आदि के मामले में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश की और उसके बाद व्यक्ति अपॉइंट नहीं हुआ। ठीक है ना। इसके मतलब यह हुए कि कॉलेजियम सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकता है, नियुक्त तो नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ, और नियुक्ति की जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में अपनाई जाती है, नियुक्ति की ठीक वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में भी अपनाई जाएगी। ठीक है ना। ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, दोनों की नियुक्ति की प्रक्रिया एकदम समान है। ठीक है। तो नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। जो रोल है वो कॉलेजियम का है, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अलग अलग बातें हैं। और कॉलेजियम भी सिर्फ सिफारिश करने वाला निकाय है। वो भी सिफारिश कर देगा तो गारंटी नहीं है, और जब तक गारंटी ना हो जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि संबंधित व्यक्ति को संबंधित निकाय या व्यक्ति ने नियुक्त किया है। तो इसका मतलब नियुक्ति में कोई दखल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हाई कोर्ट के जस्टिस के अपॉइंटमेंट में। अब वेतन छुट्टी पेंशन देख लेते हैं। तो उनकी वेतन छुट्टी पेंशन, इस पर भी यही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि जिस दिन वो जस्टिस अपॉइंट होंगे उस दिन जो छुट्टी वेतन पेंशन उन्हें अनुमन्य है, उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वो भी व्यवस्था बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के समान है। ठीक है। तो जब अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब वेतन छुट्टी पेंशन बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं। और अगर बढ़ाना भी है तो वो काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो संसद का है। संसद विधि बनाकर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं है। ठीक है। अब उनके कार्य करने के तरीके पर नियंत्रण की स्थिति देख लेते हैं। तो कार्य करने के तरीके पर कोई नियंत्रण ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं। दे कैन नॉट इशू ए सिंगल डायरेक्शन टू द हाई कोर्ट दैट इन व्हाट मैनर दे शुड डिसाइड दैट लिटिगेशन विच इज पेंडिंग बिफोर देम। तो कार्य करने के तरीके पर भी कोई नियंत्रण नहीं, कोई अनुच्छेद इस ढंग का नहीं। अब आइए हटाने पर। तो हटाने के संबंध में 217(1)(b 217(1)(b क्या करे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में अपनाई जाती है। कहां? अंतर्गत अनुच्छेद 125(4). और जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इसे हम देखते हैं
तो 125(4) और 125(5) इसे मिलाकर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। 125(4) और 125(5), क्योंकि 125(5) कहती है कि क्या करेंगे, जो साबित कदाचार और साबित असमर्थता, इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने का, ठीक है, प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है उन्हें हटाने के लिए वो शुरू किया जा सकता। पहले कदाचार साबित होना चाहिए और असमर्थता साबित होनी चाहिए। तो असमर्थता या कदाचार को साबित करने के लिए किस ढंग से साबित किया जाए, इस ढंग को नियत करने का हक किसको है? संसद को, कानून बनाकर। और संसद ने इस संबंध में कानून बनाया है, क्या? जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1952 है संभवतः। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत कमेटी गठित होनी चाहिए, ठीक है ना, न कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसी कमेटी गठित कर रखी है, यह कमेटी नहीं। जजेस इंक्वायरी एक्ट में कमेटी गठित होनी चाहिए। उस कमेटी के द्वारा अगर संबंधित व्यक्ति को, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है, अगर असमर्थ या कदाचार का दोषी ये पाया जाएगा, तो उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो स्वयं संसद के द्वारा चलाई जाएगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि अगर राज्यसभा इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने का प्रस्ताव लाना है, तो 50 राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा अगर इसमें हटाने का प्रस्ताव लाना है, तो 100 मेंबर लोकसभा के ये प्रस्ताव देंगे कि हम हटाना चाहते हैं। दिया था कपिल सिब्बल ने जस्टिस दीपक मिश्रा के मामले में, अभी रिसेंट। इससे पहले जस्टिस रामास्वामी आदि को हटाने का प्रयास हो चुका है, और जस्टिस रामास्वामी हाईकोर्ट के ही थे। अब तक सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रयत्न, ठीक है, दीपक मिश्रा के सिवाय नहीं हुआ है। अभी तक जितने हटाने के प्रयत्न हुए हैं, हाईकोर्ट के जस्टिस को ही हटाने के प्रयत्न हुए हैं। अभी लेटेस्ट शेखर यादव का भी मामला चल रहा है, जस्टिस शेखर यादव का, ठीक है। तो स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह कमेटी गठित नहीं करेगा। जजेस इंक्वायरी एक्ट में 50 राज्यसभा के सदस्य या 100 लोकसभा के सदस्य ये नोटिस देंगे हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर को, और हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर उस नोटिस को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं है। और अगर नोटिस स्वीकार किया, तो जैसे दीपक मिश्रा के मामले में नोटिस ही नहीं स्वीकार किया, शेखर यादव के मामले में अभी नोटिस स्वीकार करें या न करें, इस विषय पर विचार चल रहा है। नोटिस स्वीकार कर लें तब बात आगे बढ़ती है। और अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों में एक साथ दे दिया गया है, ठीक है, तो दोनों नोटिस स्वीकार करें। और उसके बाद अगर राज्यसभा में दिया गया नोटिस, लोकसभा में नहीं दिया गया, तो राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, और अगर लोकसभा में दिया गया तो लोकसभा के अध्यक्ष, अगर दोनों में दिया गया है तो दोनों मिलकर एक कमेटी का गठन करेंगे। वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी नहीं है, ठीक है ना। वो कमेटी फिर मामले की जांच करेगी। उसमें कौन लोग होंगे? 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, कोई वर्तमान, और हाई कोर्ट के
जितने हाई कोर्ट्स हैं उनमें उनके चीफ जस्टिस में से एक, जिसे राज्यसभा या लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, ठीक है, ये उचित समझे। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जितने हाई कोर्ट हैं उनमें से किसी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये भी उसमें होगा, और एक प्रोमिनेंट जुरिस्ट। और अक्सर करके वो प्रोमिनेंट जुरिस्ट किसे मान लेते हैं? जो अब तक वो मानते रहे, जितने मामलों की कमेटी गठित हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होता है उसे मान लेते हैं, उसे ही माने ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एक प्रोमिनेंट जुरिस्ट, बस इतना ही लिखा है। और वो कमेटी अगर जांच में आरोप सही पाती है तो, सही नहीं पाती, बात खत्म हो गई, फिर कुछ नहीं होगा। और वो जांच कमेटी अगर जांच में आरोप सही पाती है तो, अब जांच कमेटी किस ढंग से जांच करेगी ये नहीं लिखा है, ठीक है। यहां पर अगर ईडी और सीबीआई की सहायता वो जांच कमेटी लेना चाहे तो उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, ठीक है, मना नहीं किया जा सकता, ऐसी दशा है। लेकिन अभी तक कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि ईडी और सीबीआई की सहायता ली जाए। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा 202 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन करा लेने की ताकत है, और अदरवाइज ईडी या सीबीआई कोई जांच नहीं कर सकती इस लेवल पर, क्योंकि ईडी और सीबीआई की जांच के लिए एफआईआर जरूरी है, और एफआईआर अपराध के संबंध में होती है। किसी के घर में पैसा मिल जाने से अपराध हुआ यह नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और अगर एफआईआर दर्ज भी कर ली जाए तो भी चार्जशीट आने पर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी है, ठीक है, वो न्यायाधीश नहीं है, वो न्यायमूर्ति है, ठीक है। और उनके संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया कहां दी गई है? अनुच्छेद 125(4), ठीक है, और अनुच्छेद 217(1)(b). इवन जब ट्रांसफर भी किया था एसपी गुप्ता केस में, ठीक है, जज साहब से 124(4) और 124(5)(2) में है ना, और उधर हाईकोर्ट का 217(1)(b) है। इवन जब एसपी गुप्ता केस में ट्रांसफर भी किए थे हाईकोर्ट के जजों के, तो भी ये कहा था, ठीक है, कि आप एसपी गुप्ता को डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में, और यह कहा था कि आप हाई कोर्ट के जस्टिस का ट्रांसफर भी इस ढंग से नहीं करेंगे जब तक, ठीक है, कोई ऐसी बात ना हो कि उसे हटाना जरूरी। और जो ट्रांसफर हुआ वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने किया है। सुप्रीम कोर्ट को कोई ताकत नहीं है ट्रांसफर करने की किसी भी हाई कोर्ट के जज को, ठीक है। करेंगे राष्ट्रपति, सलाह उनकी होती है, सलाह उनकी होती है, उस सलाह के मुताबिक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सलाह से ट्रांसफर करना अलग बात है, और खुद अपने आप कर देना यह अलग बात है। सलाह कोई ऐसी दशा हो सकती है जिसमें न मानी जाए, और जो हमें ही करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो वो कमेटी जब कदाचार साबित पाएगी, यदि नहीं पाया फिर खत्म मामला, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उस कमेटी ने कदाचार पाया या असमर्थता पाई तो वो अपनी सिफारिशें हाउस को देगी, संसद को। आपकी दिक्कत यह है कि आप कोर्ट को भगवान माने बैठे हैं, आपकी दिक्कत यह है। इसलिए आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि अगर मसला कोर्ट का है तो संसद की कोई भूमिका होगी उसमें। यह है बेसिक दिक्कत, ठीक है ना। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार, ठीक है, जुडिशरी और विधायिका, ये तीनों एक ही तल पर है। ये हॉरिजॉन्टली इस
स्टेब्लिश हैं। ये वर्टिकली स्टेब्लिश नहीं है कि वो ऊंचे है और ये नीचे है और फलाना और ढिमाका। आपकी मान्यता यही है, इसलिए आप सोच ही नहीं पाते कि इसमें पार्लियामेंट की कोई भूमिका होगी। और वो कमेटी किसे देगी? अपनी सिफारिश पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के उस सदन को जिसकी सिफारिश के आधार पर उसका गठन हुआ है। और पार्लियामेंट का वो सदन अगर उस सिफारिश को कुछ, ठीक है, स्वीकार ही नहीं करता, कुछ करता ही नहीं उस पर, फिर मामला खत्म, फिर मामला खत्म। इससे पूर्व कांग्रेस जस्टिस रामास्वामी को बचा चुकी है। जस्टिस रामास्वामी पर भ्रष्टाचार के ही आरोप थे, ठीक है। जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट उनके खिलाफ चल चुका है, ठीक है। जस्टिस सौमित्र सेन इस्तीफा देकर हट गए थे और जस्टिस रामास्वामी को कांग्रेस ने बचाया था, क्योंकि पार्लियामेंट के सदनों में क्या होगा, इसीलिए हमें कांग्रेस से ऐसे ही इतनी नफरत नहीं है, ठीक है। जस्टिस रामास्वामी को आपने ही बचाया था और सरकार, जनता को ये बातें मालूम ही नहीं होती। जनता को तो ये लगता है ना सुप्रीम कोर्ट हटा देगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता हाई कोर्ट के जस्टिस का। उसके बाद क्या होगा, संसद का वो सदन चाहे तो सिफारिशों को स्वीकार करे और चाहे तो सिफारिशों को अस्वीकार कर दे, कुछ न करे। लेकिन अगर स्वीकार करता है तो उसे सिफारिशों को कैसे पास करना होगा? जो उस सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, मिनिमम, ये न्यूनतम अपेक्षा है, ये न्यूनतम है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। संसद का वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करे, फिर वो संसद के दूसरे सदन में जाएगा और फिर वो इसी प्रक्रिया से वहां पास हो। इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें, तब संबंधित जस्टिस अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। आज तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जस्टिस रामास्वामी के मामले में पूरी होने का अंदेशा था तो कांग्रेस ने सदन से अनुपस्थित होकर तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो ही नहीं सकता था। सबसे पहली जरूरत क्या है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कांग्रेस अनुपस्थित हो गई सदन से, वॉकआउट कर दिया और कांग्रेस के एमपी जस्टिस रामास्वामी को बचाने के लिए एसएलपी फाइल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में बताया था आपको, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यू हैव नो लोकस, आप कुछ कह नहीं सकते, वो आए जिन्हें परेशानी तो उनकी पत्नी फिर गई थी सरोज रामास्वामी, ठीक है। तो जब बहुमत ही नहीं बचा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता था। इस तरह जस्टिस रामास्वामी बचे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, ये अधिकतम इतना कर सकती है कि अगर कोई गड़बड़ पाती है तो कॉलेजियम को रिपोर्ट करे और कॉलेजियम देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से ये गुजारिश और सिफारिश करे कि हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उनके स्वयं की बात नहीं है हटाना, ठीक है। और न उनके खिलाफ कुछ हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इस आधार पर कि उनके पैसे मिल गए। अच्छी बात है, जागरूक होना चाहिए व्यक्तियों को, अपनी बात भी रखनी चाहिए, लेकिन सही ढंग से, ठीक है क्या कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही राष्ट्रभक्त हो, बाकी कोई है ही नहीं। अरे बहुत सारे लोग हैं जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आपको लगता फेसबुक पर लिख के सिर्फ आप ही व्यवस्था बना रहे हो, ठीक है। वो है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। अरे कोई तो कारण रहा होगा। इतने बड़े लोग जो प्रतिबद्ध हैं उस बात को लेकर कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता रखेंगे,
खाली आप ही नहीं हैं, और आप तो बहुत चोर भी हैं। आप तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी पोस्ट पर कुछ लाइक आ जाए। आप तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। बाकी अपनी निजी जिंदगी में आप कितने अच्छे हैं वो आपकी आत्मा बेहतर जानती है, बाकी समाज के लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, जिन सिद्धांतों की, जिन बातों की आप आलोचना कर रहे हैं वे आपके जीवन को किस हद तक प्रभावित किए हुए हैं कम से कम आप तो जानते ही हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं समाज में जो सिर्फ सिद्धांतों के लिए जी रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि कोई तो मजबूरी होगी, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई व्यवस्था थोड़े हो जाता है। ठीक है, तो सवाल यह है, अब आप कहेंगे फिर सरकार क्यों नहीं शुरू कर रही है, यह भी सवाल है। ठीक है, तो सरकार ने इन्हीं सब बातों को रोकने के लिए क्या बनाया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, तब आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे। यही सारे फेसबुकिये तब ये बता रहे थे कि सरकार न्यायिक स्वातंत्र पर हमला कर रही है। ठीक है ना, और सरकार जब कुछ स्टेप उठाती है तो उसी समय तो कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, वो तो कालांतर को देखकर, भविष्य में क्या हो सकता है उसे देखकर कानून बनाती है। तब आपने जो जनदबाव बनाया उसके कारण वो चीजें वापस लेनी पड़ी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और सरकार की भी दोबारा हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, हमने बनाया कहीं तो हमारे ही खिलाफ बन जाएगा। और अंततः वही बात कि आप गांव की प्रधानी नहीं छोड़ पाते हैं। आप गांव की प्रधानी हासिल करने के लिए जाने कौन कौन से कुकर्म नहीं करते हैं, तो देश का प्रधानमंत्रित्व तो कौन छोड़ देगा भाई। ठीक है, तो वो भी कोई नहीं छोड़ेगा। तुम प्रधानी नहीं छोड़ सकते और उससे किसी और से अपेक्षा करते हुए प्रधानमंत्रित्व तो छोड़ दे, तो संभव नहीं है। ठीक है, तो वो भी चुप बैठ जाते हैं कि मरो, हम भी क्या करें। ठीक है, इसलिए प्रोसेस नहीं शुरू हो रहा है। ठीक है, और इस ढंग से उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये कमेटी अधिकतम जो कर सकती है कि फाइंडिंग पाले और कॉलेजियम सिफारिश कर दे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्यायिक कार्य से अलग नहीं किया है, न कर सकता है, कर भी नहीं सकता, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे यहां जिला जज क्या करेंगे, जिसको जो मुकदमा सुनने के लिए देंगे वो मुकदमा सुनेगा। अगर किसी को कुछ भी नहीं देंगे तो वो खाली बैठेगा। लेकिन उसे एडीजे रैंक से नहीं हटा सकते, वो है एडीजे ही। ऐसे ही वहां है जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं किसी भी हाईकोर्ट के, वो ये तय करेंगे कि कौन से मामले कौन सुनेगा। हम जस्टिस वर्मा का पक्ष नहीं रख रहे, ना हम जस्टिस वर्मा के पक्ष में हैं, हम सिर्फ कानूनी स्थिति ये आपके सामने रख रहे हैं। हमें जस्टिस वर्मा से कोई लेना देना नहीं, ना मेरी कोई सहानुभूति उनके साथ। ठीक है, ना हम ये चाहते हैं वो बचे, अगर किया है तो पाए, दंड पाए। ठीक है, लेकिन जो कानूनी स्थिति है हम वो सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं कि हाईकोर्ट, उनके चीफ जस्टिस ये तय करते हैं कि कौन सा मामला कौन सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चीफ जस्टिस से यह कहा है कि आप इन्हें कोई जुडिशियल वर्क असाइन ही ना करें, दे ही ना, तो सुनेंगे क्या। सिर्फ इतना कहा है, बाकी जस्टिस वर्मा का सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल फूटिंग पर है, वे अधीनस्थ नहीं है। जैसे जब आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है, समझदार हो जाते हैं, तो आपका अलग व्यक्तित्व पिताजी के समान ही हो जाता है, आप उन्हीं के समान निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ गलत करेंगे तो पिताजी को यह कहने का हक होता है कि अब तुम गलत कर रहे हो और ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संबंध में है। वो उन पर अपीलेट जुडिक्शन इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वे, ठीक है, उनके बॉस ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट
का अधीनस्थ उच्च न्यायालय ये नहीं है, और देश में संघात्मक संविधान है, राज्य और केंद्र दोनों है, और केंद्र का जो सेंट्रल जुडिशियरी है उसका भाग, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, और राज्य की जुडिशियरी उसका सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ही है, और वो उनके अधीनस्थ बिल्कुल नहीं है। तो कल हम खड़े थे और ये चर्चा चल रही थी, तो मजेदारी थी कि लोग, ठीक है, वही उसी तरह जैसा समाज का आम आदमी सोचता है उसी ढंग से ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये कर देगा, सुप्रीम कोर्ट वो कर देगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता जस्टिस वर्मा का, बस उतना ही कर सकता है जितना कर दिया कि जुडिशियल वर्क उन्हें असाइन न हो, बस। बाकी जो करना है वो इसी प्रक्रिया से होगा, इसके अलावा अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं है, और अगर आज बनती है तो आगे से लागू होगी, ठीक है। तो कम से कम जस्टिस वर्मा के मामले से, ठीक है, इसी कानूनी व्यवस्था में संव्यवहार किया जाएगा, ठीक है। तो यह स्थिति रहेगी।